नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियोस की रीच बढ़ाने के लिए वीडियोस को लाइक तुरंत ही कर दें और बाद में वीडियो को आप शेयर भी अवश्य करें। अभी महाराष्ट्र का चुनाव परिणाम आना बाकी है, लेकिन महाराष्ट्र का चुनाव परिणाम आने से पहले ही नई मुंबई विमानपत्तन यानी न्यू मुंबई एयरपोर्ट जो बन रहा है नया, उसके पास वाले पहाड़ पे जो 1 एकड़ पर इनक्रोच करके जो मज़ार बनाई गई थी, जी हाँ, लगभग 1 एकड़ का पहाड़ जो कि सरकारी भूमि में आता है। तो ये जिसको हमारे उत्तर भारत में कहते हैं गैर मुमकिन, यानी नदी, पहाड़, नाले, ये सब जो हैं ये गैर मुमकिन क्षेत्र होते हैं। ये किसी को बेचे नहीं जा सकते, ये सरकारी संपत्ति होती है। तो इस पहाड़ के ऊपर अतिक्रमण करके एक मज़ार बना ली गई थी। उस मज़ार से आप नवी मुंबई एयरपोर्ट में क्या हो रहा है, कौन सा प्लेन लैंड कर रहा है, कौन सा प्लेन टेक ऑफ कर रहा है और क्या वहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, टैक्सी वेज पे क्या हो रहा है, पूरा का पूरा वहाँ से आप विहंगम दृश्य देख सकते थे। तो इसको जो है एक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ख़तरा भी माना जा रहा था। अब अगर इसका किस्सा सुनाएं, अब ये देखिए कि ये जो पनवेल तालुका पड़ता है, उस पनवेल तालुका का जो परागांव क्षेत्र है, वहाँ ये पहाड़ी जो है वो आती है। उस पहाड़ी पर कोई 10 वर्ष पहले किसी ने एक टापरी डाल ली। छोटी सी टापरी थी, किसी ने ध्यान नहीं दिया और उस टापरी के नीचे चुपचाप मज़ार बन गई। अच्छा, ये मज़ार बनने के भी किस्से जो है वो बड़े विचित्र हैं। जितनी भी इलीगल मज़ारें जो तोड़ी गई हैं, इलीगल मज़ार कहाँ कहाँ अधिक मात्रा में तोड़ी गई हैं, देखिए गुजरात में बेट द्वारका में तोड़ी गई और द्वारकाधीश मंदिर जो है वहाँ तोड़ी गई है, और आपके उत्तराखंड में तोड़ी गई। और सभी जगह से एक ही बात आई है, एक ही ध्वनि आई है, एक ही इन्वेस्टिगेशन हुआ है, उसका एक ही परिणाम आया है। वो ये आया है कि जब इनको तोड़ा गया तो इनके भीतर से किसी भी प्रकार का कोई नरकंकाल नहीं मिला। मज़ार कहाँ बनाई जाती है? मज़ार बनाने का नियम ये है कि यदि किसी को आप दफनाते हैं, जहाँ उस व्यक्ति को दफनाया जाता है वहाँ पर आप मज़ार बना लेते हैं और फिर उसको वहाँ उसकी पूजा वूजा करते रहते हैं। ये जो बरेलवी सेक्ट है सूफियों वाला, तो ये बरेलवी सूफ़ी जो है ये इस प्रकार के कार्य करते हैं। हमारा जाकिर नायक जो कि दूसरे सेक्ट का फॉलोअर है और हमारे देवबंदी, दोनों लोग इस कार्य को गैर इस्लामी मानते हैं। गैर इस्लामी इतना मानते हैं कि कहते हैं कि ये शिर्क है। शिर्क क्यों है? क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है कि साहब के अल्लाह के अलावा आप किसी के सामने सजदा नहीं कर सकते, किसी के सामने सर नहीं झुका सकते, किसी से आप कुछ मांग नहीं सकते, किसी की दुआ नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने का मतलब है कि आप अल्लाह के अलावा किसी और को शरीके अल्लाह कर रहे हो, अल्लाह का पार्टनर बना दे रहे हो। ये थियरी है साहब। इसको जो है आप जो गैर मुसलमान लोग हैं वो आपकी समझ में भी नहीं आएगी। आप कहेंगे कि ऐसी कैसी विचित्र बात है। जी हाँ, यही विचित्र बात है। कहते हैं कि शिर्क उसी को कहते हैं, शरीक करने को ही नहीं। अल्लाह के साथ आपने किसी को शरीक कर लिया। अल्लाह से मांगा जाता है, किसी और से मांगा नहीं जाता है। इबादत किसी और की नहीं होती है। ये जो आपने सुना होगा, इनका जो अज़ान होती है या जो कलमा पढ़ा जाता है जिसको कहते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कहते हैं साहब कि अल्लाह के अलावा और कोई नहीं है, अल्लाह अकेला पूजने योग्य है। और इसी बिना पर आप देखते हैं कि ये पूरी दुनिया में दूसरों के मंदिर, गिरजाघर यानी चर्च और दूसरे पूजा स्थल, मूर्तियाँ, ये सब तोड़ते घूमते हैं पूरी दुनिया में। लेकिन यहाँ के जो लोग थे उन्होंने अपने हिसाब से साहब ये एक नया ईजाद कर दिया। और जो ये बरेलवी सेक्ट है, सारे जो सूफ़ी हैं वो इसी के अंदर आते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। इन्होंने
इसको जो है जस्टिफाई भी कर लिया और इन्होंने कुछ और भी बातें इसमें शामिल कर ली। इसके पीछे बड़े झगड़े हुए हैं आपस में इन लोगों के, ख़ास तौर से 1825 के आसपास तो बहुत बड़ा आपस में जो झगड़ा हुआ था, उसी के बाद से देवबंदियों की और बरेलवियों की लाइनें अलग अलग हुई और आपस में फतवेबाजी भी हुई। खैर वो एक बड़ा किस्सा है, आप लोग कभी कहेंगे तो इसको मैं कई बार पहले बता चुका हूँ, एक बार और आपको सुना दूँगा और समझा दूँगा। तो सब बात की एक बात यह है कि भाई जो इस्लाम का बड़ा हिस्सा है, जहाँ इस्लाम पैदा हुआ है, मक्का मदीना वाले जो है, वो आप ये समझिए कि हज़रत मोहम्मद की जो कब्र है उसको भी वहाँ उस रूप में रहने देने के हामी नहीं है। वो कह रहे हैं कि नहीं, ये गलत है, इसको जो है वो कब्र को हटा दिया जाए, यहाँ से मूव कर दिया जाए, और नहीं तो कुछ कम से कम इसका जो ऊपर का हिस्सा जो इसके ऊपर बना हुआ है वो करके इसको समतल कर दिया जाए, क्योंकि यही उनके अनुसार कुरान पाक में लिखा हुआ है। लेकिन एक बरेलवी हुआ करते थे, अहमद रज़ा बरेलवी, उन्होंने उसका अलग से जस्टिफिकेशन निकाल लिया। खैर उसके पहले भी निकाला हुआ था, वो अलग बात है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो मज़ार जिहाद चल रहा था उसको महाराष्ट्र सरकार ने चुनाव आने से पहले, चुनाव के परिणामों की घोषणा करने से पहले ही समाप्त कर दिया। ये विशेष बात है। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि वो किसी भी प्रकार का कोई भी संकट अपने सर नहीं लेना चाहते थे, किसी भी प्रकार का ख़तरा नहीं रखना चाहते थे, और वो इतने प्रतिबद्ध थे अपना एजेंडा सुरक्षित रखने के प्रति कि उन्होंने कहा कि भाई मान लो हम नहीं आए तो ये हमेशा का नासूर हो जाएगा, इसलिए इसको ख़त्म कर दो, इसको ख़त्म करके इसके ऊपर सरकारी कब्ज़ा दिखा दो और सरकारी कब्ज़े को लेके यहाँ पर बिल्कुल इसका पक्का इंतज़ाम कर दो, जिससे कि आगे भी इसकी जो है स्थिति और इसका जो अस्तित्व है वो किसी भी प्रकार से दोबारा क्लेम ना हो सके। ये अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छी बात है। लोग कह रहे हैं कि साहब बुलडोज़र चला दिया। हाँ जी, सबसे बड़ी बात इसमें यही है कि बुलडोज़र फिर से एक्शन में, बुलडोज़र का एक्शन जो है, जो लोग कह रहे थे कि साहब कि बुलडोज़र के ऊपर ताला लगा दिया गया, बुलडोज़र पार्किंग में चला गया, उनके लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है और बहुत बड़ा सबक है, क्योंकि उन लोगों ने जो उच्चतम न्यायालय का निर्णय था उसको ठीक से नहीं पढ़ा था। उच्चतम न्यायालय के निर्णय में साफ साफ लिखा था कि किसी सरकारी ज़मीन पर किसी नदी, नाले, पहाड़, वन, इस प्रकार की जो कॉमन संपदाएं हैं, जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके ऊपर यदि किसी ने कब्ज़ा किया है तो उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है नोटिस देने का, वो लागू नहीं होगा। इसलिए बुलडोज़र बाबा एक बार फिर से चल गए। अब जो लोग इन बुलडोज़र बाबा को देखे हैं, अब वो क्या कहेंगे? अब वो सुप्रीम कोर्ट को साधुवाद देंगे या सुप्रीम कोर्ट की निंदा करेंगे। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद तो अब इस बुलडोज़र एक्शन के विरुद्ध कोई कोर्ट में भी आसानी से नहीं जा सकता कि देखिए साहब हमको बिना नोटिस दिए इनको हमें हटा दिया गया। भाई जहाँ आपका अधिकार ही नहीं है, आप जहाँ पूरी तरह से अतिक्रमी के रूप में स्थापित है, वहाँ आपको जो नोटिस दिया जाएगा वो उसी प्रकार होगा जो एनक्रोचमेंट के लिए दिया जाता है, यानी 24 घंटे का, 48 घंटे का, इससे ज़्यादा का नोटिस दिया नहीं जाएगा। ठीक है, हटा दिया गया। लोग कह रहे हैं कि साहब कि ऐसी मज़ारें तो और अन्य स्थानों पर भी बनी हुई हैं, आप चिंता मत करिए। जितनी भी मज़ारें अन्य स्थानों पर बनी हुई हैं और जिनको फर्जी तरीके से वक्फ में ले लिया गया है, उनका सबका हश्र ऐसा ही होना है। किसी भी इल्लीगल मज़ार को केवल वक्फ संपत्ति घोषित कर देने से कार्य पूर्ण नहीं हो जाता, ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपको वक्फ का भी लेटेस्ट अपडेट बता देता हूँ। बयान आ गया है, जगदम्बिका पाल जी जो जेपीसी के चेयरमैन हैं, उनका बयान आ गया है और उन्होंने कहा है कि हमारी रिपोर्ट तैयार है और हम बस अब एक मीटिंग करके और इसके ऊपर सर्वसम्मति बनाने का प्रयास करेंगे और हम इसको पहले हफ्ते में ही सरकार को सौंप देंगे। अर्थात वक्फ का क्रियाक्रम होना बिल्कुल निश्चित है और ये जो मज़ार हटाई गई है
वो एक प्रकार का संदेश है हज़रत ओवैसी को और उनके जितने भी अशराफ भाई लोग हैं जिन्होंने वक्फ़ की संपत्तियों पर कब्ज़ा कर रखा है। जी हाँ, हैदराबाद में एक मदीना मार्केट है, वो पूरी की पूरी मार्केट वक्फ़ की संपत्ति है और उस पूरी मार्केट पर MIM के लोगों का कब्ज़ा है और उसका जितना भी रेंट वगैरह है सब कुछ जो है वो MIM के लोगों को जाता है और उससे चुनाव की फंडिंग होती है। यानी जो करोड़ों का रेंट आना चाहिए वो ये भाई लोग जो हैं वो हज़ारों का ही रेंट देते हैं। तो वक्फ से दिक्कत है, इसीलिए नया रास्ता निकाला था कि इल्लीगल मज़ार बनाओ, उसको वक्फ में डालो और वक्फ डालने के बाद में चाहे वो सरकारी ज़मीन हो या किसी की भी ज़मीन हो, सरकार भी आपके पास वक्फ ट्राइब्यूनल के माध्यम से ही आ सकती है। आपने जो अपने रजिस्टर में लिख दिया वो पत्थर की लकीर है, मामला गड़बड़ हो गया। अब तो इस तरह से मज़ारें हटाई जाने लगी जैसे कि यहाँ नवी मुंबई एयरपोर्ट के पास हटा दी गई। भाई क्या होगा, बहुत दुख की बात है। और वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो गया तो और भी क्या होगा, उससे भी बड़े दुख की बात होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।